कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग एसएससी जीडी के क्रम में मैथ की बिल्कुल शुरू से पहली क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद प्रत्येक दिन आपको शाम को 7 बजे रोज मैथ की क्लास मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आज जो अपना नंबर है वो नंबर सिस्टम का लगाया है पहले, जिसमें अपने लोग ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ इस क्लास में लगाएंगे। आज की इस क्लास में अपने लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक तो यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक अपना यूनिट डिजिट का होगा। कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और यूनिट डिजिट से जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी ट्रिक्स मिलेंगी आपको, जितने भी प्रश्न मिलेंगे, वो प्रयास यही रहा है कि 20-20 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको ना लिया जाए। इस तरह के कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सिखाए जाएंगे। आप लोग अच्छे से एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो। पूरी क्लास में 25 प्रश्नों का आज ये सीरीज करा रहे हैं और एक एक के चुने हुए प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से इस पीडीएफ को डिजाइन किया है कि आप मानकर चलो बिल्कुल हूबहू इसी टाइप के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। जिस तरह से क्लास में कराया जा रहा है प्रश्न को, बस आप कॉपी पे बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाकर इन प्रश्नों को सॉल्व करें। रिवीजन जरूर लगाएं। कुल मिला के साथ साथ एक एक प्रश्न में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको बिल्कुल वहीं पर 30 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा और उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, जहां कहा है 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो, अभाज्य संख्याएं सिर्फ आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न में कि क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से केवल विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो, बाकी किसी और नंबर से विभाज्य ना हो। तो 30 और 50 के बीच की आपको बताना है। देखो, एक नंबर तो 31 होगा। 31 अपने आप से केवल विभाज्य और किसी नंबर से नहीं विभाज्य। आप इसे आसान भाषा में ये कह लो कि ऐसे नंबर आपको बताने जो किसी से कटते ना हो, किसी से विभाज्य ना हो। 31 के बाद आपका 33, 34, 35 ये सभी कट जाएंगे। 37 होता है। 37 के बाद 38, 39, 40 ये सभी कट जाते हैं। 41 होगा। 41 के बाद 43 होगा। 44, 45, 46, 47 होगा। 30 से 50 के बीच में आप ध्यान से देख लो, केवल यही 5 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य हैं, किसी से विभाज्य नहीं हो रहे हैं। अब हम लोगों को यह बताना है इनका योगफल कितना होगा। तो योगफल बताना है भाई, सभी को ऐड कर दो। जब सभी को ऐड करेंगे तो केवल प्लस करना है। देखो, 7 और 3 10 और 1 11 और 7 18 और 1 19 हो जाएगा। एक हासिल का बच्चा 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 और 3 16 और 3 19 हो जाएगा। इनका योगफल 199 आएगा, जो ये अपना पहले ऑप्शन में है। इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि 30 और 50 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 47 बता देते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 31 बता देते। इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए तो ये पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इसका भी आप आंसर लगा लो, 2 होता है। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये भी PYQ है आपका। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आप देख रहे हैं एसएससी जीडी में आते हैं। मतलब आज की इस क्लास में जितने भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं ये सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये सब पेपर में आए हुए हैं। अब प्रश्न का लेवल किस स्तर का है आप समझ लो। केवल बस आपको सामान्य मैथ आना चाहिए, एसएससी जीडी यूं निकाल लोगे। मैं आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूं, अच्छे से देखो। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो और केवल एसएससी जीडी में लगे हुए हो तो बहुत कम मेहनत में आप वास्तव में क्वालिफाई कर जाओगे। केवल 20 क्लास में अपने लोग इस पूरी कंप्लीट मैथ को करा देंगे और उसके बाद एक फुल मैराथन लेकर आएंगे। अकेले इन सभी क्लास को अगर आप देख लोगे तो मैराथन में आपको कुछ नहीं करना। आप क्वेश्चन पढ़ो पेपर से एक दिन पहले और बस टिक करके आ जाना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 1 से 19 तक की कितनी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य का मतलब हमें वो संख्याएं बतानी है जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। मतलब कोई संख्या 1 से विभाज्य सभी संख्याएं होती हैं, अपने आप से भी होती हैं, अपने आप और 1 के अलावा किसी और से भी होनी चाहिए। तो देखो, 1 तो नहीं होगा इसमें काउंट, भाज्य संख्याएं पूछ रहा है। 2 नहीं होगा, 3 अभाज्य संख्या है, 4। सबसे पहले क्या बताओगे, 4।
5 अभाज्य संख्या है, फिर 6 बताओगे। 7 अभाज्य संख्या है, फिर 8 बताओगे। 8 के बाद 9 बताओगे, क्योंकि 9 से भी विभाज्य हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। जो नंबर अपने आप और स्वयं के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 10 देख लो, ये भी कई संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 तक चलना है, ये ध्यान देना है। 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। ये जो नंबर लिखे 1 से 19 तक के ऐसे नंबर हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं अपने आप से भी कट रही हैं, 1 से भी कट रही हैं और इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट रही हैं। अगर अभाज्य संख्याएं पूछा जाता तो 1 से 19 तक के बीच की जो नहीं लिखी है, अब वो आपको और लिखनी थी। बहुत बच्चे यहां गलती कर देते हैं, वो 2 लिख लेते हैं। भाई 2 सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। पहली ऐसी संख्या है तो जो सम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। तो यहां इतनी भाज्य संख्या, इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका आंसर 10 आ जाएगा और 10 का मतलब है ये पहले ऑप्शन में है। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? अब क्वेश्चन का आप लेवल समझ लो, एनसीईआरटी पैटर्न का 6th क्लास में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो 6 और 12 से कटने वाली एक संख्या बताओ। तो 6 और 12 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, यहां से तो बात नहीं बनी। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 का मतलब होता है ये 6 का स्क्वायर लिखा है, 144 का मतलब है ये 12 का स्क्वायर है। तो ये दोनों नंबर तो आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम लोगों को वो नंबर बताना है जो सबसे छोटा हो। अच्छा, 6 से ये भी कट जाएगा और 12 से, तो आंसर तो आपको दोनों लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों नंबर 6 और 12 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा बताना है, तो आप पकड़ लिया होगा सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे छोटा नंबर वो 36 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और 36 का मतलब आपका हो गया पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि 6 और 12 से विभाज्य होने वाली संख्या 144 भी है, लेकिन अपने लोगों को छोटा नंबर बताना था, इसीलिए 144 ना बता के 36 वाला सही ऑप्शन होगा। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद बताना है। ये भी आपका पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये समांतर श्रेणी 10th क्लास में बच्चे ने सबसे बेटर तरीके से अगर कहीं पढ़ा होता है तो 10th क्लास में पढ़ा होता है। तो समांतर श्रेणी का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर इस तरह से एक सीरीज लिखी हुई है और इसका आपको 10वां पद बताना है, तो सबसे पहले जो लिखा है इसे कहेंगे पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है उसे कहेंगे अपने लोग पहला पद, और पहला पद जो होता है उसे ए से दर्शाते हैं। ए का मान आपका यहाँ पे दे रखा है 2। उसके बाद इसे कहेंगे सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर का मतलब डी से इसे डिनोट करते हैं। इसके लिए कैसे निकालते हैं, ये सवाल कितना कितना बढ़ रहा है हर बार में, वही सार्वांतर हो जाएगा। या ये कह लो कि यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरे पद को T2 कहते हैं और T2 में से अगर T1 घटा देंगे, 7 में से 2 कम करोगे 5 आ जाएगा। ये आ गया डी का मान। 10वां पद अपने लोगों से पूछा है, 10वें पद का मतलब हो जाएगा, 10वें पद का जो फार्मूला होता है वो a + 9d कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर 11वां पद पूछा जाता तो a + 10d लगाते, 50वां पद पूछा जाता a + 49d लगाते। a का मान यहाँ पे दे रखा है 2, a की जगह 9 लगा दिया, ये 9 ऐसे ही d की जगह पर 5, 2 ऐसे ही लिखोगे, 9 और 5 की गुणा करोगे 45, 45 और 2 कितना होगा 47 होगा 10वां पद। ये आंसर आपका बन जाएगा पहला ऑप्शन। कभी कभी बच्चे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, देखो पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर 7, 5 बढ़ रहे हैं तो अगली बार में फिर 5 बढ़े होंगे, तीसरे नंबर पर क्या होगा 12, चौथे नंबर पर फिर 5 जोड़ोगे 17, 5वें नंबर पर फिर 5 जोड़ोगे तो 22,
इस तरह से करो, 10 बार में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन 10वां पद पूछा है तो बता दिया। अगर यहाँ पे 100वां पद पूछा होता तो 100 सेकंड तक यही थोड़ा करते रहोगे, 100 मिनट तक क्वेश्चन तो कर लोगे इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन टाइम कहां से लेके आओगे। अगला प्रश्न जिसमें कहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 101 को अगर परस्पर गुणा कर दें तो अंत में कितने जीरो होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से चल रहा है, 101 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इन सबकी अगर गुणा कर देंगे तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। अच्छे से अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ पे 4, 5 इस तरह से कुछ नंबर लिख दूं। अब आपसे कहूं इनकी गुणा अगर करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आप कहोगे देखो 4 पंजे 20 होता है, 20 और 6 का गुणा 120 होगा, तो लास्ट में एक जीरो दिख रहा है। ऐसा ही यहाँ पे पूछा गया है कि अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। अब आप याद कर लो, हमेशा एक कॉन्सेप्ट, जीरो कौन बना देता है, तो जीरो हमेशा एक तो 5 बनाता है और 5 के साथ सम संख्या जीरो बनाती है। 5 के साथ अगर सम संख्या लिखी है तो वो जीरो बना देती है। तो आप देख पा रहे हैं यहां 5 तो है लेकिन सम संख्या कहीं नहीं लिखा है। सब ये कैसे नंबर है, विषम नंबर लिखे हुए हैं। ये केवल विषम नंबर है और विषम नंबर से कभी भी गुणा आप करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। ये केवल विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं आप इनकी गुणा करो, मान लो 1 की गुणा 3 से, 3 की 5 से, 5 की 7 से, ऐसे करते रहो, जीरो कभी आएगा ही नहीं। जीरो तभी आता है जब 5 लिखा हुआ हो। भाई 5 और 2 जीरो बन जाता है, 5 के साथ 4 ले लो तब जीरो बन जाएगा, 5 के साथ 6 ले लो तब जीरो बन जाएगा, 5 के साथ 8 ले लो तब जीरो बन जाएगा। अब आपको इसमें 10 लिखा होगा, कहां 10 लिखा है भाई, 1, 3, 5, 7, 2, 2 बढ़ते हुए इस तरह से जा रहे हैं, इसमें कोई जीरो नहीं होगा। तो आप आंसर जो बताएंगे इसका कोई शून्य नहीं है। जब आखिर में जो गुणा करने पर आएगी उसमें कोई भी जीरो लास्ट में लिखा हुआ नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 163 के अंत में कितने जीरो होंगे ये पूछा है। 163 फैक्टोरियल में लिखा है, तो इस फैक्टोरियल 163 का जो मतलब होगा वो ये हुआ कि इसका मतलब है 1 से लेके 163 तक की गुणा की गई है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं। कहां तक गुणा किया है, 163 तक संख्याएं लिखी है। कभी भी किसी नंबर पर अगर फैक्टोरियल लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर 1 से लेके जिस पर फैक्टोरियल वहां तक के नंबर लिखे हैं। जैसे फैक्टोरियल 163 लिखा है तो इसका मतलब सीधा सा यही हो गया कि 1 से लेके 163 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे पहचान पाना ये बहुत मुश्किल होगा कि 5 के साथ 2 कितनी बार है, 5 के साथ 4 कितनी बार है। जितनी बार 5 के साथ 2 लिखा है उतने ही इसमें जीरो होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या याद करोगे भाई, 163 के लिए 5 से आप भाग करो और यहां क्या आंसर आ रहा है वो चेक कर लो। तो देखो 5 से आप भाग करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, एक बचा, 5 दूनी 10। अभी यहाँ पे 3 शेषफल रह गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल उसके आसपास पहुंच जा रहे हैं। अगर कुछ छोटा सा आंसर वैल्यू शेष रह जा रही उससे कोई फर्क नहीं है। अब 32 के लिए 5 से भाग करोगे, जो यहां आता है उसे 5 से भाग करो। अगर 32 को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो भाई सीधे सीधे दिख रहा है 5 छक 30 होता है। अब यहां आंसर फिर से 5 से ज्यादा आ गया, तो इस 6 के लिए 5 से भाग करो। अगर 6 को 5 से भाग करेंगे तो जो आंसर अपना आएगा वो 1 आ जाएगा। अब जितने ये लिखे इतने ही जीरो होंगे, तो 32 ये, 6 ये, प्लस 1 ये, 32 और 6 38 और 1 39 आपका आंसर आएगा। 32 प्लस 6 प्लस 1 टोटल जो जीरो होंगे वो 39 होंगे, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ पे एक तरीका और भी होता है कि पहले आप इसे 125 से भाग करो, उस कॉन्सेप्ट से करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेटर है। कभी भी आपको अगर एक क्रम में गिनती लिखी हुई मिल जाए और पूछा जाए उन सब की गुणा अगर कर दे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। टोटल नंबर जो दे रखे हो उसे 5 से भाग करो, जो शेषफल आ जाए उसे 5 से भाग करो, फिर जो शेषफल आ जाए उसे 5 से भाग करो,
और अब जो शेषफल आया है अगर यहाँ पे 5 से कम आ जाए तो भाग कर नहीं सकते, फिर बस यही आंसर होगा, सबको जोड़ दो, इतने जीरो आपके लास्ट में लिखे हुए होंगे। इसी टाइप का देखो 475 दे रखा है, कहा है फैक्टोरियल 475 में कितने जीरो होंगे। भाई फैक्टोरियल 475 का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 475 तक की संख्याएं यहां पे लिखी हुई हैं और उन सबकी अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, 475 के लिए 5 से भाग करो। अगर 475 को अपने लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 नेम 45, 2 बचा 5 पंजे 25। 95 के लिए अब देखो 5 से भाग करो भाई, अगर 95 को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 19 पंजे 95 होता है, यहां पे आपका आंसर 19 आ जाएगा। अब 5 से चूंकि ज्यादा है तो इसे फिर से 5 से भाग करोगे, 19 के लिए अगर 5 से भाग करोगे तो ये 5 3 15 आ जाएगा। इसे भी येलो कलर से ही लिखो, ये 3 पर आएगा। अब 5 3 15 तो हो रहा है, लेकिन यहां पे बच कितना रहा है, 4 शेषफल अभी रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा चला गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरा चला गया यहाँ पूरा नहीं गया। अगर यहाँ 6 बचता तो हम उसे दोबारा से 5 से भाग करते। इतने जीरो होंगे, इन सबको जोड़ दोगे, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। 95 रुपए, 19 रुपए और 3 रुपए। देखो 3 और 9 12 और 5 17 हो गए, एक हासिल, 1 और 1 2 और 9 11, 117 आपका आंसर आएगा। और 117 का मतलब है ये आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अब यहां पर इकाई का अंक देखो, यहां पे ये नहीं पूछा है इकाई का अंक, इसमें भी वही बात पूछी जो अब तक लिखा हुआ था। 5 की पावर 217 और 2 की पावर 139 की अगर गुणा की जाए तो कितने जीरो होंगे। देखो इस 5 के लिए 217 बार लिखो, इस 2 के लिए 139 बार लिखो, और फिर आप बताओगे कि लास्ट में जो टोटल नंबर बना होगा वो कितने जीरो दे रहा होगा। कभी भी गुणा करने का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अच्छा इसकी गुणा कर भी लोगे, ये भी तो सोचकर देखो कि कौन से पेंच लेकर आओगे ऐसे, और कितना टाइम तुम्हारे लिए मिला होगा जो इसकी गुणा करने बैठ जाओगे। याद कर लो एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 और 2 लिखा है तो सीधी सी बात है ये 10 लिखा है, एक जीरो हो गया। अब मैं इसी में अगर 2 बार 5 लिख दूं और 2 बार 2 लिख दूं तो ये कितना है, तो आप कहोगे 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो इसमें 2 जीरो आ गए। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे 3 बार 5 लिखकर 3 बार 2 लिख दूं तो आप ध्यान से देख लो, ये 5 दूनी 10, ये 1000 लिखा हुआ होगा, तब ये 3 जीरो आ रहे होंगे। अब यहां से आपने एक चीज क्लियर कर लो, अगर एक बार 5 और एक बार 2 लिखा है तो वो 1 जीरो बन जाता है। तो यहां पे देखो 5 217 बार लिखा है और 2 कितनी बार लिखा है, 139 बार लिखा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 भी 139 बार होगा और 2 भी 139 बार होगा। तो ये जो 5 लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहां पर, इस 5 में से हम 139 2 के पास पहुंचा दे रहे हैं। भाई 2 की पावर 139 है वो तो सही है, इस 217 में से अगर 139 कम करोगे, 217 में से 139 कम कर दो। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी लगाना है तो आप डायरेक्ट कह दो कि भाई 139 सही होगा, क्योंकि 2 इसमें 139 बार है और 5 भी 139 बार है, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी अगर घटाओगे देखो 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहां बचा 0, 2.5 ले लो, 20 में से 13 कम कर दो, सीधे सीधे 7 बचा होगा। तो 5 की पावर 78 ये बन गया और 5 की पावर 139 ये बन गया। एक चीज बस समझ लो आप, यहाँ पे 78 ये 217 बार लिखा हुआ है 5, इसमें से हमने 78 अलग कर दिया, 139 अलग कर दिया। अब 139 को ही अलग क्यों किया, क्योंकि 2 वहां पहले से 139 बार लिखा है। अगर इन 5 को 139 और 78 मिला दे तो ये 217 हो रहा है, देख लो 9 और 8 17, 7 3 10 1 11, 1 और 1 2। अब हमें बताना है जीरो कितने थे इसमें, बाकी सवाल से मतलब नहीं था। तो भाई ये देख लो, यहां आप हिंदी में लिख लो और बेटर समझ जाओगे। 5 बार 2
कितनी बार लिखे हैं? 139 बार हैं दोनों लिखे हुए, तो 139 बार लिखे हैं, इसीलिए 139 जीरो होंगे, 139 ही जीरो होंगे। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई, क्योंकि 5 और 2 एक बार है तो एक जीरो बनता है, 5 5 दो बार, 2 2 दो बार, तो फिर ये 2 जीरो बना रहे हैं। तो 5 और 2 अगर 139 बार है तो यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि भाई 139 जीरो होंगे। अब मान लो यहाँ पे 2 की पावर केवल 5 लिखा होता, तो चाहे 5 की पावर 1 लाख क्यों ना लिखी हुई होती, जीरो उसमें 5 ही आते। जितनी बार 2 और 5 दोनों लिखे हुए होंगे उतने ही जीरो उसमें होंगे। ऐसा प्रश्न देखो जहां कहा है 36 की घात 29 को अगर 10 से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा। अब भाई 36 की पावर 29 लिखा हुआ है, इसके लिए हम 10 से भाग करने को कह रहे हैं, तो 36 को 29 से भाग करना तो बहुत कठिन है। 36 की पावर 29 बार लिखकर आप सीधे ये कह लो कि भाई हम 36 को केवल 10 से भाग करेंगे। अगर 36 को 10 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा भाई? 6 शेषफल बचेगा, यही तो बचेगा 6 शेषफल। अब 6 शेषफल अगर बचा है, इसके लिए अब चूंकि ये भी 29 बार ही तो लिखा हुआ होगा, तो 6 शेषफल बचने का मतलब है 6 भी 29 बार लिखा होगा मेरे लाल। यहां से 6 की पावर 29 भी अगर इतनी बार लिखा है, इसके लिए 10 से जब भाग करोगे तो आप जानते हो अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 6 लिखा है, जैसे यहाँ 6 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका अंतिम अंक भी 6 आएगा। मान लो इतना बड़ा नंबर लिख के मैं आपसे कहूं इसे 10 से भाग करो, तो आप कहोगे जो लास्ट डिजिट लिखा है वही इसका शेषफल होगा। आप इसे 10 से भाग करके देख लेना, 6 बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं इतना बड़ा नंबर लिख के इसे 10 से भाग करो, कहोगे कुछ नहीं 2 बचेगा। तो 10 से जब भाग करवाएंगे तो 6 की पावर में जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 ही आएगा। तो लिखोगे इकाई अंक जो इसका होगा वो 6 होगा। इकाई अंक अगर 6 है तो शेषफल भी 6 ही होगा। अगर 10 से भाग करेंगे तब, तो शेषफल जो आपका आंसर आएगा वो 6 जो चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहां पे कोई और नंबर होता, मान लो 32 होता, तो उसे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता। अगला प्रश्न देखो 35 की पावर 29। भाई 35 की पावर 29 लिखा हुआ है, इसके लिए 10 से भाग करोगे, तो इसे भाग करने से ज्यादा बेटर तरीका यह है कि आप केवल 35 को 10 से भाग करो। अगर 35 को 10 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, और 5 शेषफल बचने का मतलब है चूंकि सवाल तो 35 की पावर 29 था, तो हम यहाँ पे ये भी तो कहेंगे कि पावर तो अभी 29 ही लगी हुई होगी, तो 5 के ऊपर भी 29 ही लिखा हुआ होगा अभी भी। अब इसे 10 से भाग करो। अब आप एक चीज बताओ भाई, 5 के ऊपर चाहे कुछ भी लिख दो, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लास्ट में तो 5 ही आएगा। अब मान लो आपने 115 बता दिया, अगर मैं इसे 10 से भाग करूं तो सीधी सी बात है 10 से भाग करने पे 5 ही तो बचेगा। भाई कोई भी नंबर है, अगर ये है इसे मैं 10 से भाग करूं तो 7 बचेगा, अगर मैं इसे 10 से भाग करूं तो 2 बचेगा। अब इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। 5 के ऊपर किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उन्हें अगर 10 से भाग किया जाए तो 5 ही शेषफल बचेगा। ये याद कर लो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसे 10 से भाग करेंगे तो 4 ही शेषफल आएगा। केवल 10 से भाग करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आंसर आ जाएगा 5। अगला प्रश्न देखो 58 की पावर 29 को 5 से भाग करो। अब देखो ये प्रश्न चेंज हो रहा है। अगर ये 10 से भाग करने वाला होता तो डायरेक्ट 8 पे टिक कर देते, लेकिन चूंकि इकाई का अंक 8 है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ता। इसका 8 नहीं बता सकते थे, ऐसे हल करना पड़ता। फिलहाल में तो ये कहा है 58 की पावर 29 को 5 से भाग करो, तो अपने लोग ये कह दे रहे हैं भाई 58 के लिए 5 से भाग कर लो।
अगर 58 को 5 से भाग करेंगे 11 पंजे 55, आप कहोगे भाई 3 शेषफल बचा होगा। तो 3 जो शेषफल बचा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 29 अब सवाल बन गया होगा, इसे 5 से भाग करो। अब 3 की पावर 29 जो लिखा हुआ है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या हम इसे ऐसा बना सकते हैं, 3 की पावर 29 लिखा है कहीं पे, तो इसे 3 की पावर 2 लिख दो। 3 की पावर 2 लिखकर ये 9 बन जाएगा, लेकिन अभी आप 2 समझो, 3 की पावर 2 ये और 14 ये, और 3 की पावर 1 बची, उसे अलग से यहां लिख दो। देख लो, ये सभी एडजस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि अब ये 9 बन जाएगा। यहां से प्रश्न बनाना बहुत सरल हो गया। अगर आप कहो हम तो 3 की पावर से ही इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे, तो 3 की पावर से भी आप कैलकुलेट करना चाहो वहां से भी बना सकते हो। जैसे आप 3 की, इसका अंतिम अंक पता कर लो। अगर आप बता दो कि इस संख्या को हल करने पे लास्ट में क्या बच रहा है, तो प्रश्न बनाना बहुत सरल हो जाएगा। जैसे आप इस मेथड से अगर करना नहीं चाह रहे हो, तो बहुत बड़ी पावर अगर लगी हुई है तो घात को 4 से भाग किया करो। अगर 4 से हम इसे भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा। घात को क्या कर दे रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। अगर घात को 4 से भाग कर दिया जाएगा तो आप देख रहे हैं 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचा होगा। और 3 की पावर 1 को भैया 5 से भाग करोगे तो सीधी बात है 3 ही तो शेषफल बचेगा, भाग होगा ही नहीं। यहां पर 3 शेषफल का मतलब है इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा प्रश्न देखो जिसमें कहा है 17 की पावर 512 प्लस 67 को 18 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। 17 की पावर 512 प्लस 67, इसे 18 से भाग करना है। 18 से कभी भी अगर, या 19 से, कोई भी ऐसे नंबर से पावर वाले नंबर को अगर भाग करना है, तो आप सबसे पहले तो यहां पे जिससे भाग करना है वही नंबर बनाओ। इस 17 के लिए हम लोग 18 माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि 18 यहां पे बनाना है। अब 17 लिखा है तो भाई 17 को अगर 18 में से 1 कम कर दे तो वो भी 17 लिखा है। ये हो गया 17, पावर लगी है 512 प्लस 67 ऐसे ही, अपॉन में इसके 18 ये चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रश्न को 18 से भाग करेंगे, केवल इतने सवाल को, पूरा सवाल अभी आप कैलकुलेट मत करो, तो 18 माइनस 1 और 512, इतने सवाल को अगर आप हल करोगे, इसे 18 से भाग करोगे, तो आप कहोगे भाई इसे 18 से भाग करेंगे तो 18 वाला तो पूरा पूरा भाग हो गया होगा, केवल माइनस 1 बचा होगा। तो क्या हम इसे माइनस 1 की पावर 512 कह सकते हैं। और माइनस 1 की पावर 512 का मतलब होता है ये प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस अगर 512 बार लिखा है तो वो प्लस बन जाता है। कैसे बन जाता है, माइनस अगर सम संख्याओं के बार लिखा, जैसे 2 4 6 8 200 1000, तो वो प्लस बनेगा। और अगर विषम संख्याओं की गिनती के इतने लिखा है तो वो माइनस बनता है। तो इतने सवाल का जो आंसर आपने बताया वो -1 आ गया। फाइनली जो आंसर आप बताओगे भाई इसका मान -1 ना आके +1 आ गया है, और प्लस 67 ये, इसे 18 से भाग करोगे, 67 और 1 68 हो जाएगा, इसे 18 से भाग करोगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 ज्यादा हो रहा है। 18 से भाग करने पे 14 शेषफल बच रहा है। देख लो, 14 शेषफल बचने का मतलब हो गया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह का देखो 27 की पावर 27, अब 27 की पावर 27 को पहले 28 से भाग करोगे, फिर 27 जोड़ोगे। तो इससे ज्यादा बेटर तरीका यह है कि जो पावर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके लिए आप किसी तरह से यहां पर कुछ भी करके 28 बना लो। तो आप कहोगे हम लोग इसे 27 माइनस 1 ना लिख के 28 माइनस 1 लिख दे रहे हैं। भाई ये 27 ही तो लिखा है, और इतने प्रश्न को अगर हल करने को आपसे कहा जाए तो आप कहोगे इसे 28 से अगर भाग करोगे तो ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 28 से अगर इसे भाग करेंगे, जब इसे पूरा पूरा भाग दे दिया तो 0 बचा होगा, -1 बचा होगा। और -1 कितनी बार बचा होगा, 27 बार बचा होगा। अगर -1 विषम संख्याओं के इतने हैं तो वो -1 ही रहता है। कुल मिला के 27 की पावर 27 जहां लिखा है वहां आपको -1 लिखना पड़ेगा।
और ये 27 ऐसे ही अपॉन में 28। 27 में से 1 कम करोगे 26 अपॉन में 28। भाई 26 को 28 से भाग करना है तो कहोगे शेषफल तो भाई 26 ही आएगा, भाग होगा नहीं, डेसिमल में लाने को कहा नहीं है। 26 इसका आंसर होगा। ये देखो ऐसा प्रश्न, एक संख्या को अगर 65 से भाग करें तो 31 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। भाई कोई नंबर है जो पता नहीं है, मान ले रहे हैं नंबर n है, इसे 65 से भाग कर रहे हैं तो 31 शेषफल आ रहा है। अब बताना है अगर इसी नंबर को 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा। तो कुछ मत बताओ शेषफल कितना बचेगा, बच्चों वाली ट्रिक लगा दूं, एक संख्या उसे 65 से भाग कर रहे हैं तो 31 आ रहा है, उसी संख्या को अगर 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो शेषफल को ही भाग करके देख लो 13 से, 13 दूनी 26, 5 शेषफल बच रहा है, यही इसका आंसर है। 5 का मतलब हो गया पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। ये प्रश्न दो टाइप से बनता है, कभी यहां से सम गुणनखंड पूछेगा, कभी यहां से विषम गुणनखंड पूछेगा, या कभी यहां से केवल गुणनखंड पूछेगा। कुछ मत करो, केवल 6 क्लास के पैटर्न को फॉलो करो। 3600 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर का मतलब इसे ऐसे नंबर से भाग करना जो किसी नंबर से विभाजित ना हो, खुद ना कटता हो। भाई 3600 है, 100 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन 100 और 600 के खुद फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद कर लो, किसी भी नंबर को आप 2 से भाग करना, ये 1800 होगा, फिर 2 से भाग करना तो ये 900 होगा, फिर 2 से भाग करना तो ये 450 होगा, फिर इसे 2 से भाग करना तो ये 225 हो जाएगा। अब 2 से ना करके 3 से भाग करना, 3 सत्ते 21, अगर हो रहा है तो 3 से करूं, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 से करोगे तो ये 5 पर, 5 से करेंगे तो ये 1 पर। फैक्टर करने के बाद कुछ मत करो, इनको केवल फैक्टर्स को पावर में लिखो। तो कितनी बार है देखो, 4 बार लिखा है। उसके बाद 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। उसके बाद 5 कितनी बार लिखा है, 5 लिखा हुआ है यहां पे 2 बार। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करने को कहा जाता, तो ये तो रहे गुणनखंड। उसने ये बोला है इसके गुणनखंड बताओ, कितने गुणनखंड होंगे, मतलब ये 3600 कितनी संख्याओं से विभाज्य हो रहा होगा, ये पूछ लिया है। गुणनखंड की संख्या पूछ ली है। तो कुछ मत करना, केवल आप पावर से मतलब रखो। ये 4 लिखा है, 4 में 1 बढ़ा दो, ये 2 लिखा है, 2 में 1 बढ़ा दो, ये 2 लिखा है, 2 में 1 बढ़ा दो, मतलब घात में 1 बढ़ा दो, घात में 1 जोड़ दो बस, और कुछ मत करो। ये बन जाएगा 5, ये बनेगा 3, ये बनेगा 3, 5 और 3 की गुणा 15, 15 3 45, 45 का मतलब हो गया आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल इसी प्रश्न की कॉपी है। 288 के कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले तो बस 6 क्लास के पैटर्न को लगाओ, इसके प्राइम फैक्टर करो। इसके लिए 2 से भाग करेंगे 144 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 72 पे आएगा, फिर 2 से भाग करोगे 36 पर, फिर 2 से भाग करोगे तो 18 पर, फिर 2 से भाग करोगे 9 पर, 3 से करोगे 3 पर, ये 3 से काटोगे 1 पर। अब टोटल जो 288 लिखा है उसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो 2 कितनी बार है, 3 4 5 बार, 2 की पावर 5 लिखोगे, 3 यहां लिखा है 2 बार। अब क्या करना है, कुल गुणनखंड बताने, बस केवल पावर में 1 बढ़ा दो। 5 लिखा है तो 5 में 1 बढ़ा दो, यहां 2 लिखा है तो 2 में 1 बढ़ा दो। कॉन्सेप्ट याद कर लो, घात में 1 प्लस करो बस, और कुछ मत करो। ये बन जाएगा 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 6 और 3 की गुणा
18 इसका आंसर होगा जो पहले ऑप्शन में दे रखा है। 1800 के समगुणनखंड करने, इस बार पैटर्न वही है लगभग, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। अब चाहे सम करवाए भाई या विषम करवाए, आप सबसे पहले तो गुणनखंड करना सीखो। 2 से इसे काटोगे तो ये 900 पर जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 450 पर जाएगा, 2 से काटेंगे 225 पर, 3 से इसे भाग करोगे 75 पर, फिर 3 से भाग करोगे 25 पर, फिर 5 से करोगे, अब 3 से तो ये भाग होगा नहीं, इसे 3 से भाग किया है तो 25, अब इसे 5 से भाग करोगे तो 5 पर, फिर 5 से भाग करोगे 1 पर। गुणनखंड जो अपने लोगों ने किए, 1800 जो लिखा है उसे 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 की पावर 2 लिखोगे और 5 की पावर 2 लिखोगे। जब कभी भी समगुणनखंड का नंबर पूछा जाए, यहां पर समगुणनखंड की संख्या पूछी है, तो समगुणनखंड में सम वाले को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये 3 ऐसे ही लिखोगे। बाकी की पावर में एक जोड़ देते हैं, वो अभी भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसे 2 + 1 करोगे और इसे भी 2 + 1 करोगे। हल करने पर ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 3, 3 तिया 9, तिया 27। अगर केवल गुणनखंड पूछे जाते हैं ओवरऑल, तो सबकी पावर को एक एक जोड़ते हैं। यहां पर केवल विषम संख्याओं की पावर में एक जोड़ा जाता है, याद कर लो। विषम संख्या की घात में 1 प्लस करना है, ये याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें इकाई का अंक पूछा है। अब भाई इतना बड़ा इन्होंने सवाल लिख दिया है, बस जरा सा केवल समझदारी का परिचय देना है। और अगर इस प्रश्न को 5 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम ले लिया करने में, तो समझ लो ठीक ठाक तैयारी तुम लोगों ने नहीं की है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट का अंक। इन सबकी अगर गुणा कर दें तो लास्ट में क्या आंसर आएगा। तो जब लास्ट वाले अंक की ही बात चल रही, तो भाई अपने लोग भी क्यों ज्यादा काबिलियत दिखा रहे हो, लास्ट वाला ही अंक ले लो। 3 उठा लो, 6 उठा लो, 1 उठा लो और 3 उठा लो, इन सबकी गुणा कर लो। 3 एकम 3 और 3 छक 18, 18 तिया 54, जो भी बनेगा उसके लास्ट में 4 आ रहा होगा। अब आप कहो भाई टोटल नंबर तो 54 आ रहा है। अरे 54 से मतलब क्या है, लास्ट वाला बताना है। इकाई का अंक 4 लिखा हुआ होगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर के प्रयोग से इनकी गुणा कर कर देख लो, इकाई का जो अंक होगा वो 4 लिखा हुआ होगा। अगला प्रश्न देखो, 216 की पावर 216 में इकाई का अंक कितना होगा। 216 की पावर, ये 216 की पावर लिखा हुआ है 216, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अरे इकाई के अंक की बात चल रही, तो इकाई का अंक यहां 6 लिखा हुआ है। अगर संख्या का अंतिम अंक, ये कॉन्सेप्ट ही याद रखना है बस, संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो घात कितनी भी हो, घात कितनी भी हो, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 6 ही होगा। किस किस पर यह रूल्स लागू होता है, किसी संख्या का अगर इकाई का अंक पूछा जाए और उसका लास्ट डिजिट 0, 1, 5 और 6 लिखा हुआ है, तो इकाई का अंक सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। अब यहां पे 216 की पावर कुछ है, तो चूंकि 216 में लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 6 है, तो चाहे पावर उस पर कुछ भी लगी हो, वही आंसर बताओ।
5 है तो पावर कुछ भी लगी हो वही आंसर होगा, 1 है तो पावर कुछ भी हो वही आंसर होगा, 0 है तो पावर कुछ भी हो वही आंसर होगा। इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मजा आएगा इसमें। 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73, इसकी गुणा करें तो इकाई का अंक कितना आएगा। सबसे पहले तो देखो, इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो पूरी संख्या से मतलब मत रखो, 7 की पावर 45 कहोगे और 8 की पावर 73 कहोगे। हमें मतलब केवल इस सवाल से है, लास्ट डिजिट से, इकाई के अंक से मतलब, बाकी आप क्या कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कभी पावर बहुत ज्यादा हो तो भैया 4 से भाग कर लो, इसे 4 से भाग कर लो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, कितनी भी बड़ी पावर का इकाई का अंक पूछा जाए कोई फार्मूला याद मत करो, केवल लास्ट वाले अंक के ऊपर पावर लगाओ, लास्ट वाले अंक के ऊपर पावर लगाओ, बाकी जैसा सवाल है वैसा लिख लो। अब पावर अगर 1-2 होती तो अपने लोग ओरल हल कर लेते, पावर बहुत ज्यादा है तो हल मत करो। इसे अगर कैल भाग करेंगे तो ये 11 चौक 44 हो गया, 7 की पावर बचा होगा अपना 1 बचा होगा। और अगर इसे हल करेंगे, देखो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यहां बचा होगा 8 की पावर 1। इनकी अगर गुणा करोगे भैया सीधी बात है 56 आ रहा है, लास्ट में क्या लिखा है यही इकाई का अंक, 6 आंसर हो गया। बस ऐसे करना है। 4 से भाग क्यों करते हैं, अगर आपके मन में ये आ रहा है, कभी भी बहुत बड़ी पावर हो तो संख्याओं को 4 से भाग करने के बाद वही आंसर आते हैं, इसीलिए 4 से ही भाग किया जाता है पावर को। 4 के बाद चेन रूल लगने लगता है, ये याद कर लो। 7 की पावर जो 4 का मान होगा वही 7 की पावर 8 का मान होगा, वही 7 की पावर 12 का, लास्ट डिजिट सिर्फ चेक करना है तब। और ये यूडी का सवाल है यूनिट डिजिट का, तो 4 से ही भाग करके पावर को छोटा बना लेते हैं। 4 पावर के बाद वही डिजिट आने लगता है, इसलिए केवल 4 से ही भाग किया जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। भाई प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। अगर एसएससी जीडी वालों को ये क्वेश्चन दिए जाएं और उसके बाद भी वो वर्दी ना ले पाए तो फिर ये गलत बात है। चेक कर लो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। चेक कैसे करेंगे, पहले और तीसरे को जोड़ो और चौथे और दूसरे को जोड़ो, तो 6 + 8 -5 + 9, सम और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो 8 6 14 हो गया, 14 ये 14 -14 0 आ गया, 0 आ गया तो पक्का फिर यही नंबर क्या हो रहा है 11 से विभाज्य हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या लगा है यहां पर, एक देखो, चाहे सम पहले कह लो चाहे विषम पहले कह लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो विषम स्थानों के अंक, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, ये विषम स्थानों के अंक हो गए। और उसके बाद सम स्थानों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य कोई भी संख्या हो। अब आप इसे 11 से अगर भाग करके भी देखोगे तो भी ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अपने लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा दिया, देखो विषम पे कौन है 6, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4, तो 1 और 3 को जोड़ दिया, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। उसके बाद क्या किया, 2 और 4 को जोड़ रहे हैं, 2 और 4 वाले नंबर को जोड़ रहे हैं तो भी 14 आ रहा है, 14 में से 14 घटा रहे हैं 0 आ गया। 0 आता या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। एक एक किस मान के लिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक संख्या दे रखी है भाई 254 5a, ये संख्या हमसे पक्का पता है कि ये 8 से विभाज्य हो रही है। अगर ये 8 से विभाज्य तो एक ही जगह क्या लिखा हुआ होगा,
देखो भैया देसी कॉन्सेप्ट याद कर लो, कोई भी नंबर अगर 8 से विभाज्य है तो उसके 3 अंक केवल 8 से विभाज्य होने चाहिए, बाकी के सवाल से हमें मतलब नहीं है। अंतिम 3 अंक केवल, बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लो इसका, अंतिम 3 अंक। बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स की जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, आप उसे देख लेना। वहां पे डिविजिबिलिटी रूल्स के सभी कॉन्सेप्ट विस्तार पूर्वक समझाए हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अब अपने लोग केवल लास्ट के 3 अंक बस देख रहे हैं। भाई ये 4 5 ए, इसे अगर 8 से मैं भाग करूं तो आप कहोगे 8 पंजे भाई 40 हो गया, बिल्कुल सही है। 5 उतार लोगे, ये ए उतार लोगे, तो 5 और ए, ये कौन सी ऐसी संख्या बनेगी कि ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब आप कहो यहाँ 1 लगा दो, 51 कटता नहीं, 2 लगाओ 52 नहीं कटेगा, 53 54 55 56, एक ही जगह पर अगर 6 लगा दें तो ये 56 बन जाएगा, और 56 8 सत्ते 56, यहाँ पे 6 लिखा हुआ होगा। ये संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब एक ही जगह पर 6 लिखा हुआ होगा। एक एक इस मान के लिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब भाई एक संख्या दे रखी है 345 64 ए, ये 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य होने के लिए इसके सम अंक और विषम अंकों को जोड़ लो। तो देखो किस किस को जोड़ना है, पहले तो ये समझ लो, 3 5 4, ये कैसे नंबर हो गए, विषम हो गए। इन्हें जोड़ोगे तो 3 + 5 + 4, उसके बाद में अंतर निकालोगे। अब विषम वालों को जोड़ लो, 4 6 ए, 4 + 6 + ए, इनको जोड़ लो भाई, तो ये बनेगा 5 4 9 और 3, ये हो गया 12, अंतर ये 6 4 10 + ए। अब भाई इनका जो अंतर आना चाहिए वो या तो 0 आए या 11 से विभाज्य कोई भी नंबर आ जाए। तो आप कहोगे भैया ये 0 लाना सरल है, कैसे आ जाएगा 0, ये 12 लिखा है, इसे भी 12 बना लो। 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां ए लिखा है वहां पर 2 लिखा हुआ हो, जब 12 बना लेंगे तो 12 - 12 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए का मान 2 होना चाहिए। अगर एक ही जगह पर 2 लगा दोगे तभी ये 11 से विभाज्य होगी, वरना फिर 11 से विभाज्य नहीं हो पाएगी। ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। अब एसएससी जीडी वाले भाई ऐसे भी प्रश्न देंगे जिनमें कलम भी नहीं उठानी है। ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। तो 8 से कटने वाली सबसे पहले आप 8 बताओगे, और बस यही बताते ही गलत कर दिया, 8 नहीं बताना है। इसके बाद 16 बताओगे, 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाओ। अब आपको क्या करना है, इस तरह की टेक्निक नहीं लगानी है, इससे भी गजब की टेक्निक लगाओ। सबसे पहले तो 8 मत बताओ क्योंकि 2 अंकों की पूछी है। अब 2 अंकों की पूछी तो ऐसे करके देखो, डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपको पता है 2 अंकों की संख्याएं 8 से कट रही हो, तो भाई 8 से कटने वाली कितनी संख्याएं होती हैं। आपको पता है 8 दहाई के 80, भाई 80 तक की संख्याएं 10 हो गई, एक मानोगे नहीं शुरू वाली 8, तो 9 हो गई। अब उधर जोड़ लो, या फिर ऐसे ना बताओ तो 11 8 88, 12 8 96, यानी 12 संख्याएं टोटल हैं 100 तक जो 8 से कट रही हैं। एक बतानी नहीं है 8, 11 आंसर हो गया। डायरेक्ट ये तरीका लगाओ, इससे बता दूं, वरना फिर क्या करोगे आप 8 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 16 24 32, इसके बाद 40 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64, 8 नेम ये 64 हो गया, 8 नेम 72, 8 दही के 80, उसके बाद 88 आ जाएगा, और उसके बाद 96। देख लो ये 11 होंगी, 2 4 6 8 10 और 1 11, इस तरह से भी बता सकते हो। और आप डायरेक्टली बताना चाहो तो डायरेक्टली बता सकते हो। अब आपसे पूछा जाता है यहां से डायरेक्टली कि भैया बताओ 1 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य। कुछ मत करो, केवल 200 को 8 से भाग कर दो। जब 200 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहां बचा 4, 8 पंजे 40, 25 संख्याएं होंगी, सीधी सी बात।
इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहे थे वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से करा दिए। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताएं। बाकी आज के बाद हर दिन आपको शाम को एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मैथ की बहुत बेहतरीन सी क्लास मिला करेगी पर डे शाम को 7 बजे। 20 लेक्चर में आपका पूरा मैथ कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद इसकी एक महा मैराथन आएगी। निश्चित रूप से 2025 में जितना टारगेट आपका सिलेक्शन लेना उससे ज्यादा हमारा भी है कि आपको सिलेक्शन दिलवाया जाए। थैंक यू।